ये सभी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और साथ में इंटरनेट पर वीडियो ब्लॉगिंग भी करते हैं। रया इन सभी को अलस्पति नाम की जगह पर चलने को बोलती है क्योंकि वो जगह काफी क्रीपी है और लोगों का ऐसा कहना है कि जो भी वहां पर जाता है वो वापस नहीं आता। इसीलिए अगर वो इस तरह की वीडियो अपने चैनल पर डालेंगे तो उन्हें काफी व्यूज मिलेंगे। और राया की बात सुनकर वो सभी लोग वहां पर जाने के लिए राजी हो जाते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग अलस्पति जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में ये सभी खाना खाने के लिए एक जगह पर रुकते हैं और एक लेडी से अलस्पति के बारे में पूछने लगते हैं। वो लेडी उन्हें बताती है कि उसने सुना है कि वहां पर एक पवित्र सिमेट्री है। कई लोगों का ये कहना है कि उस सिमेट्री में उन लोगों की ग्रेव है जो वहां जाने की कोशिश में मारे गए और आज भी उन लोगों को टॉर्चर किया जाता है क्योंकि उनकी आत्माएं दो दुनियाओं के बीच में फंस चुकी है। जिसके बाद वो लोग अलस्पति पहुंचकर अपने गियर्स पहन लेते हैं ताकि वो लोग गुम होने पर एक दूसरे से कांटेक्ट कर सके क्योंकि वहां पर फोन का सिग्नल नहीं आ रहा था। जब वो सभी लोग सिमेट्री की तरफ बढ़ रहे होते हैं तभी रैंडी कैमरा निकालकर रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देता है और उसी समय उसे जंगलों में कुछ दिखाई देता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। थोड़ा आगे जाने पर जब वो लोग आराम करने के लिए रुकते हैं तभी वहां उन्हें सफेद कपड़ों में कोई दिखाई देता है, जिसे देखकर वो सभी लोग डर जाते हैं। लेकिन जब राया और जेसिका पास जाकर देखते हैं तो वो वेगा थी जो इन सभी लोगों को प्रांग करके डरा रही थी। उसी समय डिट्टो को अपने डिवाइस में कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिन्हें फॉलो करते हुए डिट्टो और राया आगे निकल जाते हैं। जिसके बाद डिट्टो भागते हुए वापस आता है और अपने सभी दोस्तों को अपने साथ ले जाता है क्योंकि उन्हें वो सिमेट्री मिल गई थी। वहां पहुंचकर रैंडी फिर से कैमरा निकालकर रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देता है। वो सिमेट्री कुछ अजीब ही तरह से बनी हुई थी। वहां पर ग्रेव जमीन के नीचे नहीं बल्कि ऊपर ही बनी हुई थी। वेगा एक ग्रेव पर चढ़कर बॉडी को देखने लगती है, जिसके बाद सभी लोग ऐसा ही करते हैं और उन बॉडीज को भी अपनी वीडियो में शूट करने लगते हैं। इन सभी के बीच जेसिका बिल्कुल ही शांत खड़ी हुई थी क्योंकि उसका मानना था कि ये सिमेट्री है और उन लोगों को वहां पर ऐसी कोई भी हरकत नहीं करनी चाहिए। इसी बीच राया एक बॉडी से एक लॉकेट निकालकर अपने पास रख लेती है, जिसके बाद वो लोग जेसिका को भी ग्रेव पर चढ़ने के लिए एनकरेज करते हैं और जेसिका उनकी बातों में आकर एक ग्रेव पर जाकर खड़ी हो जाती है। लेकिन तभी वो ग्रेव टूट जाती है, जिससे एक बैम्बू जेसिका की बॉडी के आर पार हो जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। बाकी सभी लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और जेसिका की मदद किए बिना ही वहां से भागकर अपने घर चले जाते हैं। ना ही वो लोग इस पूरे इंसिडेंट के बारे में किसी को खबर करते हैं। राया जब अपने घर में होती है तभी हम वहां कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को होते हुए देखते हैं और उसकी मेट भी ऐसा ही कुछ महसूस करती है। लेकिन राया जेसिका की मौत से काफी ज्यादा डिस्टर्ब होती है और वो इन सब बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। यहाँ तक कि अगले दिन कॉलेज जाने पर भी राया अपने दोस्तों में से किसी से भी बात नहीं करती और वो सभी लोग ऐसा प्रिटेंड करने लगते हैं कि वो इंसिडेंट कभी हुआ ही नहीं था, जिससे सिचुएशन को इग्नोर कर वो एकदम वर्स बना रहे थे। जब राया क्लासरूम में होती है तब वहां पर उसे जेसिका की आत्मा भी नजर आती है, लेकिन असल में वहां पर कोई और ही था और राया ये सब हेलुसिनेट कर रही थी। वहीं जेसिका की मॉम भी उसके लिए परेशान हो रही थी क्योंकि वो 2 दिन से घर नहीं लौटी थी और ना ही उसका कोई अता पता चल रहा था क्योंकि उसका फोन भी बंद था। अगले दिन जेसिका की मॉम राया को कॉल करती है और उसे जेसिका के बारे में पूछती है, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं बताती। जब राया क्लासरूम में बैठी होती है तब उसे पता चलता है कि उनकी ट्रिप का वीडियो किसी ने अपलोड कर दिया है। राया इसके बारे में डिट्टो से पूछती है, लेकिन उसे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। इसके बाद क्लासरूम से बाहर निकलने पर राया को एक अलग ही विजन आता है, जिसमें उसे लगता है कि वो अलस्पति में है, जहां पर जेसिका का गोस्ट उसे डराता है। लेकिन तभी डिट्टो उसे होश में लाता है, जिसके बाद रैंडी भी वहां पर आ जाता है और उसका कहना था कि उसने उस वीडियो को अपलोड नहीं किया है। तभी उन्हें कॉलेज के प्रिंसिपल मिलने के लिए बुलाते हैं क्योंकि जेसिका की मॉम ने उसके मिसिंग के बारे में उन्हें बता दिया था और क्योंकि जेसिका इन लोगों के साथ ही रहती थी इसीलिए प्रिंसिपल उनसे जेसिका के बारे में पूछने लगते हैं और कहते हैं कि 2 दिन तक अगर उन्हें जेसिका के बारे में कुछ भी पता नहीं चला तो वो इस सब के बारे में पुलिस में रिपोर्ट करेंगे। इसीलिए अगर उन लोगों को जेसिका के बारे में कुछ भी पता है तो वो उन्हें बता दे, लेकिन उनमें से कोई भी कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद राया वेगा के घर जाती है क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद वेगा ना तो किसी से मिली और ना ही कॉलेज आई और उन लोगों को यही मानना था कि वो वीडियो वेगा ने अपलोड किया होगा। जब राया वहां पहुंचती है तो वेगा वहां डरी हुई बैठी थी। जब राया उसके घर को चेक करने लगती है तो वहां उसे जेसिका की आत्मा दिखाई देती है जो उसे काफी बुरी तरह से डरा देती है। इसीलिए राया वेगा को लेकर वहां से भागने लगती है और अपने घर ले आती है। जिसके बाद वो डिट्टो और रैंडी को भी वहां पर बुला लेती है
क्योंकि वेगा की हालत देखकर वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब लग रही थी। बातचीत के दौरान वो सभी लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि अगर उस दिन उन्होंने जेसिका की मदद की होती तो शायद वो आज जिंदा होती। लेकिन इन सब बातों का अब कोई फायदा नहीं होने वाला था और रैंडी वहां से नाराज होकर चला जाता है। इसके बाद रया भी वेगा को रूम के अंदर छोड़कर आ जाती है ताकि वो आराम कर सके और फिर वो डिट्टो को घर के बाहर ड्रॉप करने जाती है। तभी डिट्टो उसे वही लॉकेट देता है जो उसने आलसपति में एक ग्रेव के ऊपर से उठाया था। इसके बाद रात में सोते समय जब रया की आंख खुलती है तो उसे वेगा अपने रूम में दिखाई देती है जो कि पोजेस्ड हालत में होती है और रया पर हमला भी कर देती है, जिसके बाद वेगा सीधा टेबल पर आकर गिरती है और पोजीशन से बाहर आ जाती है। वो काफी डरी हुई भी थी। रया उसे संभालने की कोशिश करती है लेकिन वेगा वहां से भाग जाती है। रया उसे रोकने की कोशिश भी करती है लेकिन वो नाकाम हो जाती है। वहीं जब रैंडी अपने घर पे होता है तभी उसके साथ भी पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स होने लगते हैं और उसे जेसिका की आत्मा दिखाई देती है जिससे वो काफी डर जाता है। वहीं वेगा ये सब अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी तो वो छत से कूदकर सुसाइड कर लेती है। अगले दिन जब रैंडी, रया और डिट्टो को ये खबर मिलती है तो वो लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। रैंडी उन लोगों को फिर से आलसपति चलने के लिए बोलता है लेकिन रया बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। इसके बाद जब डिट्टो क्लासरूम में अकेला होता है तब जेसिका की आत्मा उसे भी हॉन्ट करती है। अब रात में रया जब अपने घर में होती है तो जेसिका की आत्मा उसे भी डराने लगती है और उसके घर के सारे खिड़की और दरवाजे अपने आप ही बंद हो जाते हैं, जिसके बाद रया किस तरीके से बचकर अपनी बैल्कनी से कूदकर घर से भाग जाती है। लेकिन जेसिका की आत्मा उसकी कार में भी उसे डराने लगती है जिससे रया का एक्सीडेंट हो जाता है और वो अपनी कार को लेकर पानी में जा गिरती है। रया किसी तरह से कार का दरवाजा खोलकर पानी से बाहर निकलने की कोशिश करती है क्योंकि उसकी कार में पूरी तरह से पानी भरने लग गया था, पर तभी कोई उसे फिर से पानी में खींच लेता है और एक अनजान आत्मा उसके गले से वो लॉकेट निकाल लेती है जो उसने आलसपति से चुराया था। रया वहां से बाहर निकलकर डिट्टो को कॉल करती है और अपने साथ हुए इंसिडेंट के बारे में बताने के बाद वो उसे आलसपति चलने को बोलती है जेसिका की बॉडी को दफनाने के लिए ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल जाए और उनके साथ ये जो कुछ भी हो रहा है वो सब रुक जाए। इसके बाद रैंडी, डिट्टो और रया आलसपति जाने के लिए निकल जाते हैं और वहां पहुंचकर जेसिका की बॉडी को दफना देते हैं ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल जाए और ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस पूरे इंसिडेंट के बारे में सभी को बता देंगे। इसके बाद उन्हें जो भी सजा मिले वो उसे मिलकर फेस करेंगे, जिसके बाद वो लोग अपने अपने घर लौट जाते हैं। लेकिन जैसे ही रैंडी घर पहुंचता है उसके साथ कुछ पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स होने लगते हैं और डिट्टो के साथ भी ठीक वैसा ही हो रहा होता है। तभी अचानक रया की आंख खुलती है और वो पहले तो डिट्टो को मरता हुआ देखती है, जिसके बाद रैंडी की भी उसकी आंखों के सामने मौत हो जाती है। जिसके बाद लैपटॉप की स्क्रीन पर रया को आलसपति दिखाई देता है और उसके सामने वहां का लेजेंड आता है जो उस जगह को कई सालों से प्रोटेक्ट कर रहा था क्योंकि वो एक पवित्र जगह है। इसीलिए जेसिका की आत्मा के साथ साथ इस लेजेंड की आत्मा भी इन लोगों को हॉन्ट कर रही थी क्योंकि इन लोगों ने आलसपति जाकर वहां के एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब किया था। इसीलिए वो लेजेंड उन्हें जान से मार रहा था। पहले उसने रैंडी और डिट्टो को मारा, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो रया के पीछे आकर उसे भी जान से मार डालता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।